नमस्कार दोस्तों। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इंसान की जिंदगी बहुत ही ज्यादा लग्जरी हो गई है और इसीलिए उसे अनेक शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे गर्दन दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द। और आज के इस व्यस्त समय में इंसान के पास इतना समय भी नहीं है कि वो अपने शरीर के ऊपर कुछ ध्यान दे सके, और इसीलिए वो अपनी तमाम जिंदगी भर की गाड़ी कमाई का पैसा दवाओं में या सर्जरी के ऊपर व्यय कर देता है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय न्यूज के इस स्टूडियो में जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत ही यंग और एनर्जेटिक हैं और उज्जैन में इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया, हम आपसे बात बाद में करेंगे। पहले हमारे दर्शकों को हम वो वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत ही आम तरह की बीमारियों से लोग आजकल जूझ रहे हैं श्रम के अभाव में। गर्दन दर्द, कमर दर्द की मैंने बात कही, तो क्या किया जाए कि आदमी इन दवाओं और सर्जरी और इन सब से बचे? तो ये कॉमन कुछ चीजें आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या होना चाहिए। देखिए क्या है कि आजकल लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या जो व्यक्ति के समस्याओं की जो एक्चुअल जड़ है वो आजकल जो है सबसे स्ट्रेसफुल लाइफ, जी टाइम पे ना खाना, जी टाइम पे ना सोना, जी और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का स्क्रीन टाइम। जी दिन भर सबके हाथ में मोबाइल रहेंगे और लोग प्रोडक्टिव कुछ करने के बजाय दिन भर शॉर्ट्स और फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में दिन भर लोग एंगेज रहते हैं और वो उनका पोस्चर पूरा मोबाइल देख देख के गड़बड़ हो जाता है। जी लोग जैसे मोबाइल अगर देखेंगे तो दिन भर वो ऐसा करके मोबाइल देखते रहेंगे। जी ऐसे करके मोबाइल देखने की वजह से उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन मतलब बैक पेन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो अगर लोग अपने पोस्चर के प्रति अगर सजग रहें कि हमको अगर मोबाइल देखना है तो एक तो डिसिप्लिन वे में देखना है कि इतने समय 24 घंटे में इतने समय मैं सिर्फ मोबाइल देखूंगा, उसके अलावा नहीं देखूंगा, और देखूंगा तो मेरा पोस्चर ठीक रहेगा। पोस्चर ठीक कैसे रहेगा कि मोबाइल मैंने अगर पकड़ा है हाथ में तो मैंने अपनी गर्दन को सीधे रखा है अगर ऐसे, और ऐसे मोबाइल पकड़ा है तो मेरा पोस्चर अब ठीक है, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने ऐसे पकड़ा है तो डेफिनेटली मेरे को कंधों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा। तो ये फॉल्टी पोस्चर है, ये बैड पोस्चर है। इस पोस्चर की बजाय आपका पोस्चर अगर सही है, आपने गर्दन सीधी रखी है, आपने ऐसे रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आपको टाइम पे सोना है, आपका स्लीपिंग आवर्स अच्छे होने चाहिए, नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स का आपका स्लीप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम सोते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा डेंजरस थिंग है। क्योंकि जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। डीप स्लीप में जाने के बाद हमारी बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको बॉडी अपने आप खुद ही रिपेयर कर लेती है। बॉडी की खुद की हीलिंग कैपेसिटी है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मोबाइल देखते देखते सोता है, फेसबुक देखते देखते या मोबाइल देखते देखते सोएगा, तो वो डीप स्लीप में जा नहीं पाता, दिन भर स्ट्रेस में रहता है, वो सोशल मीडिया में ही एक दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो अगर आप नहीं सोते ढंग से, और मान लीजिए कि व्यक्ति 2 घंटे रोज जिम भी करता है, रोज वॉक पे जा रहा है,
वो ये सोचता है कि मैं रोज फिजिकल फिटनेस के लिए मैं वॉक पे जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं फिट रहूंगा, लेकिन वो टाइम पे सोता नहीं है या प्रॉपर सोता नहीं है, वो उसके स्लीप आवर्स प्रॉपर नहीं है, डीप स्लीप में जा नहीं पाता है, तो ही इज इवन प्रोन फॉर द हार्ट अटैक ऑल्सो। जी। तो व्यक्ति को इतना सब जो है अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में अगर वो चेंज कर ले और अपना डाइट का वो ध्यान रख ले कि रोज उसको मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, उसको लंच जो है वो प्रॉपर टाइम पे लेना है, इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक लिया और डिनर में बहुत ही लाइट फूड अगर उसने लिया है और फास्ट फूड अपने जीवन से हटा दिया है, तो थोड़ा डाइट कंट्रोल और प्रॉपर नींद और प्रॉपर पोस्चर अगर वो अडॉप्ट करता है व्यक्ति, तो वो बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से बच सकता है। अच्छा, तो अच्छा अब ये बताएं, कई लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सामान उठाने का एकदम से झटका लग जाता है, तो ये किस तरह की क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, कैसे? व्यक्ति अगर कुछ सामान उठा रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को जो डिस्क प्रोलैप्स की समस्याएं होती है, जी, जी। वो कैसे होती है कि वो गलत तरीके से झुका और गलत तरीके से झुक करके सामान उठा के एक साइड रखा और उसको डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है या जी, लंबर कैच आ जाता है। जी, तो अगर आपका उस वक्त भी सामान उठाने के दौरान भी अगर पोस्चर सही है, जी। तो आपको डिस्क प्रोलैप्स होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएगी। आपका जो पोस्चर है कि आप कुछ भी लिफ्ट कर रहे हैं या आप जिम्नास्ट हैं, कई लोगों को क्या होता है कि जिम हाँ, में एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और जिम में ही उनको डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। जी, तो वो जिम में भी वो डिस्क प्रोलैप्स से बच जाएंगे, उनको डिस्क का पेन नहीं होगा या डिस्क उनकी नहीं खिसकेगी, बैक में पेन नहीं आएगा। उसके लिए एक प्रॉपर पोस्चर अडॉप्ट करें, उससे वो बच सकते हैं। प्रॉपर पोस्चर कैसा होना चाहिए कि आपकी स्पाइन कुछ भी उठाते टाइम स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपको आगे फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। फॉरवर्ड बेंड आप करके अगर वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका L4 L5 L5 S1 पे सबसे ज़्यादा लोड आता है। ओके। हमारी स्पाइन जो लोअर स्पाइन है, हमारा जो लंबर कर्वेचर होता है वो ऐसा कर्व्ड होता है, लोडोटिक होता है। फिर अच्छा। जो सैक्रम है वो काइफोटिक होता है। तो ये यहाँ जाकर के वो जंक्शन होता है लंबर और सैक्रम का। जी, तो वो जंक्शन जो है, उस जंक्शन पे सबसे ज़्यादा लोड आता है और लोगों की सबसे ज़्यादा जो डिस्क खिसकने की प्रॉब्लम होती है वो L4 L5 L5 S1 पे ही ज़्यादातर होती है। ऐसे ही सर्वाइकल में C4 C5 या C5 C6 C6 C7 पे ज़्यादा लोग वल्नरेबल पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिस्क खिसकती है। तो उसका कारण यही कि वो एक जंक्शन पॉइंट है लोडोसिस का और जो है वो काइफोसिस का। तो आपको अगर पोस्चरल एजुकेशन अगर अच्छा जी, होगा तो जी, आप वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कैसा पोस्चर होना चाहिए वो अभी अभी हम देखते हैं। जी, तो पोस्चर जो है आपका, आपको कुछ सामान लिफ्ट करना है, जी, तो आप सीधे खड़े हों और दोनों घुटने आपके 45 डिग्री एंगल पे मोड़ करके आप सीधे नीचे जाएंगे। सामान को लिफ्ट करके आप सीधे खड़े हो जाइए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप यूं झुक रहे हैं। यूं झुकेंगे तो L4 L5 L5 S1 पे ही आपका सबसे ज़्यादा लोड आएगा। तो आप बैक रेक्ट रखिए, सीधे बैठिए, सामान उठाइए, खड़े हो जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक सही तरीका है जो है डिस्क प्रोलैप्स से बचने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी ये आपने ये तरीका भी बताया। ये गलती सामान्यतया लोग बाग करते हैं। जी। बैठने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, बैठने का सही तरीका ये होना चाहिए कि जब भी आप बैठें, जी, जैसे हमें देखते हैं कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या अपर शोल्डर पेन्स वगैरह है या ये जो टेक्स नेक सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम है, ये जनरली जो लोग मोबाइल ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है या बैंकर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जी, उनके साथ क्या होता है कि वो दिन भर लैपटॉप उनके सामने है, जी, लैपटॉप या तो स्क्रीन दूर है जी, और वो ऐसा करके कंटिन्यूस चला रहे हैं। ओके, ऐसा करके चला रहे हैं, उनका दोनों शोल्डर ऐसे राउंडेड हो जाते हैं, हेड आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो उनका एंटीरियर शिफ्ट है शोल्डर का, इसकी वजह से उनका पोस्चर ऐसा हो जाता है। जी, तो ये जो स्लाउच पोस्चर है, ये डिस्क प्रोलैप्स का कारण बनता है या शोल्डर पेन, नेक पेन या अपर बैक पेन का कारण बनता है। तो इससे बचने के लिए आपका सिटिंग एर्गोनॉमिक्स प्रॉपर होना चाहिए। तो सिटिंग एर्गोनॉमिक्स प्रॉपर करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम? हमारा जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन जितना नज़दीक होगा उतना अच्छा, ताकि हमें ऐसे आगे फॉरवर्ड नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, उसका जो हाइट है स्क्रीन का, वो हमारी आई लेवल से 2 इंच नीचे होना चाहिए, ओके, ताकि हमें ऐसे या ऐसे ना देखना पड़े। हमारी गर्दन एकदम सीधी रहे, न्यूट्रल रहे। पास नज़दीक होगा तो हमें ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, हम पास में होंगे। और स्क्रीन हमने प्रॉपर कर लिया, अब वो हमारे टॉप बॉर्डर जो है स्क्रीन का वो आई लेवल से 2 इंच नीचे है, हमारे स्क्रीन नज़दीक है।
वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, भी आपने डिस्टेंस का बताया, डिस्टेंस कितना होना चाहिए स्क्रीन? आप उसके कंफर्टेबल रहें, आपको अच्छा। ये ऐसे या ऐसे नहीं होना पड़े। ओके। वो हर व्यक्ति के हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट ठीक, करना है कि ठीक। आप उसमें कंफर्टेबली बैठे हैं और पीछे आपके बैकरेस्ट से टिक के बैठे ठीक। हैं। बैकरेस्ट से बाहर नहीं आना है। जैसे आपका जो चेयर है उसमें आप बैकरेस्ट से टिक के बैठेंगे, मतलब जी। पहले बटक्स आपके बैकरेस्ट से टिकाएंगे आप ऐसे और बैठेंगे, ताकि आप इरेक्ट बैठें, पूरा बैकरेस्ट से टिक के बैठेंगे। अब जो स्क्रीन आपने सेट कर लिया, उसका पोजीशन सेट कर लिया, और उसके बाद कीबोर्ड जो है आपका, वो कीबोर्ड आपके एल्बो के लेवल पे होना चाहिए। कीबोर्ड एल्बो के लेवल पे होगा तो आपके कंधे आपको ऐसे या ऐसे नहीं जाएंगे, जो आपके शोल्डर्स हैं वो भी न्यूट्रल रहेंगे। तो आपका जो कीबोर्ड है वो आपके एल्बो के लेवल पे है। नाउ जो माउस है वो भी आपके नज़दीक होना चाहिए, उसमें माउस पैड होना चाहिए और नीचे रेस्ट सपोर्टेड होनी चाहिए, ताकि आप कार्पल टनल सिंड्रोम से बच सकें या आपके रिस्ट पेन से आप बच सकें। तो ये आपका जो है सिटिंग एर्गोनॉमिक्स हो गया। अब उसमें टेबल चेयर का हाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपका टेबल चेयर का हाइट कैसा होना चाहिए कि जो टेबल है आपका, जब आप अपनी चेयर पे बैठेंगे तो जैसे आपने हाथ रखा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आपके एल्बो पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 to 100 डिग्री है, मतलब कि आपका चेयर का हाइट बिल्कुल सही है। अगर वो एंगल कम या ज़्यादा आ रहा है तो आप चेयर का हाइट एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आप टेबल पे हाथ रखें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाए। हिप शुड बी 90, नी शुड बी 90 एंड योर एंकल शुड बी 90 एंड फुट जो है वो सपोर्टेड रहे। ये आपका पोस्चर हो गया। आप पूरे टाइम बैक रेस्ट से टिक के बैठे, ताकि आपको लंबे समय तक आप काम कर पाए बिना दर्द के। और हर आधे घंटे में आपको जो है थोड़ा सा वॉक करके आकर के बैठना है। रीजन ये है कि कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है थोड़ा, ये सिटिंग एर्गोनॉमिक्स का अगर हर व्यक्ति ध्यान रखेगा तो जितने बैंकर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल है या जिनका सिटिंग जॉब है, वो नेक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल के प्रॉब्लम, इन सबसे वो बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन चीज एक और आती है, तकिए की समस्या। कई लोग तकिया बोलते नहीं लेना चाहिए, कोई बोलते लेना चाहिए। एक्चुअली क्या तकिए क्या है, ये आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग ये समझते हैं कि भाई मुझे अगर नेक में पेन है तो मुझे तकिया नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। योर नेक शुड बी सपोर्टेड। रीज़न ये है कि वहाँ सर्वाइकल जो है हमारी, वो लॉर्डोटिक रहती है, वहाँ एक कर्व होता है, तो ये कर्व हमेशा सपोर्टेड रहना चाहिए। अगर हम तकिया नहीं लगाएंगे तो हमें स्पाइन यहाँ से फ्लैट हो जाएगी, तो जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा और पेन आएगा। तो आप जो है एक प्रॉपर तकिया जो है आपको इस्तेमाल करना है। प्रॉपर तकिया मतलब कि तकिया आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड तकिया नहीं होना चाहिए। कई बार रुई के जो तकिए होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो वो हार्ड तकिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन मिले, उसके लिए आप एक प्रॉपर एक पिलो जो सॉफ्ट हो, वो सॉफ्ट पिलो आप नेक के नीचे लें। और पिलो जो है आप पिलो यहाँ आपके कंधे तक नहीं आना चाहिए। पिलो और आपके कंधे के बीच में ये 1 फिंगर का ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि आपकी नेक यहाँ तक सपोर्टेड रहे। यहाँ से पिलो स्टार्ट हो और प्रॉपर आपकी गर्दन उस पे जो है सपोर्टेड रहे। आप अगर सुपाइन मतलब सीधा लेटते हैं तो आपका मीडियम साइज का आपका तकिया होना चाहिए, कि एटलीस्ट आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले, आपकी गर्दन ऐसे या ऐसे ना जाए। उसके बाद अगर आपकी आदत है कि ज़्यादातर आप करवट लेके सोते हैं, तो अगर आप करवट लेके ज़्यादातर सोते हैं तो आपका जो पिलो है वो कैसा होना चाहिए कि यहाँ से हमने एक लाइन खींची और यहाँ से एक लाइन खींची, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भर जाना चाहिए। मतलब आपकी गर्दन ऐसे नहीं जानी चाहिए और कंधा ऐसे नहीं दबना चाहिए। ये जो बीच का गैप है ये आपका जो तकिया है वो फिलअप कर देना चाहिए। ऐसा आपका पिलो होना चाहिए। तो बीच में एक थोड़ा सा पिलो आपका प्रॉपर रहेगा तो आपका नेक का पेन नहीं होगा। अब स्लीपिंग में भी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस करवट सोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो जो है पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल हमें नहीं सोना चाहिए। आइडियल जो पोस्चर होता है स्लीपिंग, उसमें या तो आप सीधे सोएं या आप लेफ्ट करवट पे सोएं, वो द बेस्ट होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी ये दी है, तकिए वाली भी और ये सोने वाली भी, क्योंकि इसमें भी कई लोगों को भ्रांति है। अभी अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आया है, वो भी मैं आपसे जिक्र कर लूँ। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है वो भी जी। ऐसा कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए और दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि इससे घुटनों में दर्द होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या ये इसमें कोई भ्रांति है या वाकई कोई साइंटिफिक बात है कि हमको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए?
नहीं, जहाँ तक है अभी तक मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आज तक कभी आया नहीं, ना कभी मैंने पढ़ा है कि ये खड़े होने बैठने से कोई पानी का घुटनों से कोई रिलेशन है कि ऐसे बैठ के पिएंगे तो घुटनों में दर्द होगा नहीं होगा। घुटनों की एक प्रॉब्लम जो है वो एक अलग ही मैटर है। ये खड़े होके पी और बैठ के पीने से जी मुझे लगता है कि उतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इवन अगर आप पोस्चर की बात करें कि पानी पीते टाइम कैसा होना चाहिए, तो एक तो पानी आपको स्लोली पीना है, जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें क्या है, एपिग्लोटिस अगर आपका ओपन रह गया तो वो आपकी फूड पाइप में जाने के बजाय वो एयर पाइप में पानी चला जाएगा और आपको खांसी आ जाएगी, ठसका लगेगा या वो लंग में एस्पिरेट कर जाएगा। तो आप पानी अगर पीना है तो वो पोस्चर उसका ये होना चाहिए कि आप आराम से बैठ करके पानी पिए, ताकि जल्दी जल्दी ना पिए, आराम से पिए, लेट के पानी नहीं पिए। बस ये एक साइंटिफिक वे है मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप हम खड़े होके पिएंगे या बैठ के पिएंगे जी तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, ऐसा वो घुटने का दर्द का जो प्रॉब्लम है वो एक अलग ही मैटर है। और इसके बारे में अभी मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई और डॉक्टर्स या आयुर्वेद में ऐसा कहीं लिखा हो या किसी में हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा सा बता पाएंगे इस मैटर में। ठीक। घुटनों के दर्द कैसे हो सकता है या कैसे वो उसको हम ठीक कर सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि उसमें हम कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे और भी बहुत सारी बातें अभी हम डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल जी से और करेंगे। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। डॉक्टर साहब, अभी अभी एक हमारी महिला दर्शक ने स्क्रीन पर एक प्रश्न पूछा है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि महिलाओं को, लड़कियों को हाई हील पहनने का बड़ा शौक होता है, तो क्या हील से कोई वाकई नुकसान है? जी बिल्कुल, हाई हील्स पहनने से बहुत सारे नुकसान हैं। जी हाई हील्स पहनने से एंकल पे प्रेशर, एंकल की जो हमारी मांसपेशियां हैं और एंकल का जो अलाइनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जी मांसपेशियों पे, एंकल पे ओवरलोड हो जाता है, घुटना बहुत स्ट्रेस में जाता है, हिप जॉइंट और हमारा पेल्विस और फिर स्पाइन। मतलब हाई हील्स पहनने से नीचे से ऊपर तक सब चीज़ में डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति हाई हील्स ज़्यादा पहनता है जी उसके एंकल में पेन, घुटनों में पेन, हिप्स में पेन या बैक में पेन बना ही रहेगा। तो बेटर ये है कि महिलाएं जो हाई हील ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, या जी तो उनको ओकेजनली पहने, थोड़ी देर पहना और निकाल दिया। निकाल रेगुलर यूज़ में बहुत ज़्यादा हाई हील्स का इस्तेमाल नहीं करना नहीं है। करना उससे हमें बचना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में आने वाली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को रोक सकें। चाहिए। ये भी बात आपने बहुत ही काम की बताई हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, एक चीज और होती है, कई लोग ऑफिस में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और फिर अपना काम करते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो क्या ये पोजीशन ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। गलत इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना है? चाहिए, लेकिन रिलैक्स क्योंकि तो मिलता है। नहीं, रिलैक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इवन इसमें जो है आपको बैक पेन भी आएगा और इसमें एक टेल बोन का जो पेन है वो हाँ भी आएगा। हाँ, वो भी बात है। टेल बोन क्या होती है कि हमारी जो स्पाइन होती है जहाँ जाके खत्म होती है, तो लंबर स्पाइन के बाद सैक्रम होता है और सैक्रम का जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ कॉकेक्स होता है। जी तो वो कोकेक्स छोटी सी वो बोन जो सैक्रम से अटैच होती है, तो जब हम ऐसा बैठते हैं तो हम ऐसे स्टिल ट्यूबरोसिटी के बेस पे बैठते हैं। जब जी हम प्रॉपर बैठेंगे तो हमें पूरे बटक्स जो है बैकरेस्ट से टिकाना है और जब हम बैकरेस्ट से टिक जाएंगे और पूरा हम इरेक्ट बैठेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि हम आगे खसक गए और ऐसे बैठेंगे तो अब क्या होगा, हमारा पेल्विक का पोस्टीरियर टिल्ट होगा, ओके स्टिल ट्यूबरोसिटी आगे चली गई और वो कॉकेक्स नीचे टच होगा। कंटिन्यूस वहाँ इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो फिर जाएगा, दिक्कत। टेलबोन का पेन होगा। इवन कई लोग जो है पुट्ठे के बल गिर गए तो उनको टेलबोन पेन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो उसका भी करेक्शन हम कर सकते हैं, पर ऐसे अगर हम पोस्चर में बैठेंगे, टेलबोन में कंटिन्यूस स्ट्रेस आएगा तो कॉक्सिडाइनिया हो जाएगा या कोकेक्स में टेलबोन में पेन स्टार्ट हो जाएगा।
इसका भी खैर करेक्शन हो सकता है, लेकिन उसको हम जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये टेल बोन का जो पेन है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अक्सर हम ये उन लोगों में भी देखते हैं कि जो पुट्ठे के बल गिर गए हैं या कंटिन्यूस ट्रेवल कर रहे हैं और ऐसे झुक के बैठे हैं, ऐसे झुक के बैठे हैं और 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, तो गाड़ी ने एकदम से जर्क लगा या स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी ने जंप लिया, तो उनको या तो डिस्क में प्रॉब्लम आएगी, बैक में प्रॉब्लम आएगी, या टेलबोन में प्रॉब्लम आएगी, या वो पुट्ठे के बल गिर गए हैं तो उनको टेलबोन में प्रॉब्लम आता है। तो उसको भी हम कायरोप्रैक्टिक मेथड के थ्रू टेलबोन का करेक्शन हम करते हैं, इसको कॉक्सिडाइनिया कहते हैं। उसका कॉकेक्स का करेक्शन जो है हम करते हैं, व्यक्ति एक ही सेटिंग में ठीक हो जाता है। लेकिन ये कॉकेक्स का पेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है व्यक्ति को, इसलिए आप प्रॉपर पोस्चर में बैठें। गाड़ी पे भी आप बैठे हैं तो प्रॉपर टिक के बैठें, बैकरेस्ट से पहले बटक्स को टिकाएं और सीधे बैठें। आप बाइक चला रहे हैं तब भी आपका पोस्चर इरेक्ट रखें, ताकि आपको जो है टेलबोन का यही है बात का सार कि हमको अपनी रीढ़ की हड्डी बैठते समय सीधी रखनी चाहिए, चाहे हम ड्राइविंग करें या कुर्सी पर अपन बैठे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और हमने जब आपका एक जो वीडियो हमने भी जब देखा था कार्यक्रम की शुरुआत में, तो हमने उसमें देखा था कि आपने लिख रखा है कि माइग्रेन है, नींद ना आना है, चक्कर आना है, इन चीजों का फिजियोथेरेपी से क्या संबंध है? आप कैसे ठीक करते हैं इनको? जी, हेडेक एक्चुअल में सही बताऊं तो लोग हेडेक मतलब माइग्रेन समझते हैं। अच्छा। माइग्रेन इज अ टाइप, मतलब ऐसा 13-14 टाइप के मेजर काइंड ऑफ हेडेक्स होते हैं, जैसे कि टेंशनल हेडेक हो गया, पोस्चरल हेडेक हो गया, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया। माइग्रेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेडेक। सो हर सिर में होने वाला दर्द माइग्रेन नहीं होता है। मतलब कई बार 90% लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, मतलब C1 C2 का मिसअलाइनमेंट है या वहाँ पे उसका पूरा रेंज नहीं है, रेंज रिस्ट्रिक्टेड है। तो C1 C2 का रेंज एक्चुअल में हमारा जो सर्वाइकल का मूवमेंट होता है 40% C1 C2 पे होता है, तो वो जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया सर्वाइकल, अपर सर्वाइकल का, या यहाँ जो पीछे की मांसपेशियां हैं वहाँ आरसी रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल होती है, या ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सारी मसल्स होती है, उनका मिसअलाइनमेंट है, इम्बैलेंस है, ड्यूराटाइट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जिसके वजह से लोगों को हेडेक होता है। इधर से यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा यहाँ तक जाएगा, पल्सेटिंग हेडेक होगा, या इधर से होगा, आधा सिर दुखेगा, या उनको चक्कर आएंगे, तो वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी होता है, सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो भी होता है। मतलब एक चक्कर भी जो है हम आम समस्या है लोगों की, तो वो सर्वाइकल की वजह से भी जो है चक्कर लोगों को आते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक होता है, वो भी हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आम जनता में धारणा होती है कि अब मेरा सिर में दर्द है, मतलब मेरे को माइग्रेन हो गया, अब ये कभी ठीक ही नहीं होगा, या जीवन भर गोली खानी पड़ेगी। नहीं खानी पड़ेगी, उसको भी हम बिना दवाई गोली के ठीक कर सकते हैं। इवन चक्कर को भी हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चक्कर भी सर्वाइकोजेनिक ओरिजिन के बहुत होते हैं, या चक्कर के और भी कुछ कारण हो सकते हैं, आपका बीपी का प्रॉब्लम है, पोस्चरल इशू है, ये भी सब रीजन हो सकते हैं। या एक मेजर इशू होता है वेस्टिब्यूलर, कान के अंदर हमारे इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, उसमें एंडोलिम पेरिलिम पे लिक्विड रहता है, वहाँ कैल्कुलाई की वजह से अगर वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया फ्लूइड का, तो ब्रेन हमारी पोजीशन को सेंस नहीं कर पाता है और ब्रेन बिकम्स कंफ्यूज कि हमारी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, तो हमको चक्कर आने लगते हैं। तो उस कैल्कुलाई को हम वापस नीचे सेटल करा देते हैं, उसको हम वेस्टिब्यूलर रिहैब कहते हैं। वेस्टिब्यूलर रिहेबिलिटेशन करके हम उस कैल्कुलाई को सेटल कर देते हैं। उसमें हम ऑस्टियोपैथिक मेथड्स भी लगाते हैं, कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, सबसे हम रिहैब करके उसको जैसे सेटल करते हैं, व्यक्ति का चक्कर भी बंद हो जाते हैं, हेडेक भी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब फिजियोथेरेपी के द्वारा भी ये माइग्रेन और चक्कर आना, नींद ना आना, इन सबको ठीक किया जा सकता है। जी ठीक है। नींद के लिए भी हम ऑस्टियोपैथिक मेथड्स हैं बहुत सारी, जिसके थ्रू हम व्यक्ति को रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती लोगों का सबसे बड़ा कारण तो एक तो ये स्क्रीन टाइम हो गया है। कंटिन्यू व्यक्ति मोबाइल में या फेसबुक में, इंस्टा पे, कंटिन्यू सोशल मीडिया पे घुसा रहता है, तो उसके वजह से वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो स्ट्रेस में रहता, या कोई और स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी से झगड़ा है, कुछ है, तो वो व्यक्ति कंटिन्यू उस बारे में सोचता रहता है, तो वो ढंग से डीप स्लीप में जा नहीं पाता है। तो हम वो ऑस्टियोपैथिक मेथड से उस व्यक्ति को काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। बहुत सारी और मेथड्स होती है, तो उसका जो ये नींद के इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होते जाते हैं, एंड द पेशेंट फील्स वेरी गुड। ठीक है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा, सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर,
और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247760001 या फिर 7247760002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही थी और बात यहाँ खत्म हुई थी घुटनों के दर्द पे। घुटनों का दर्द भी एक बहुत ही आम बात है। अधिकतर लोग आपको इससे पीड़ित मिलेंगे। या तो उनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है। इसी के ऊपर हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि घुटने का दर्द से कैसे बचा जाए और इसका क्या तरीका है। जी, ये एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आजकल कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को घुटने के दर्द की समस्या है, या कमर के दर्द की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है। तो ये घुटने का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। नियर अबाउट 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को ये समस्याओं से, बहुत लोग, हर घर में नियर अबाउट लोग जूझ रहे हैं जी। तो घुटने का हम पहले तो कैसे ध्यान रख सकते हैं कि घुटने में दर्द हमें हो ही ना। अच्छा। एक्चुअल में घुटना जो है, ये हमारा घुटना है, इसके अंदर ये कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है, इधर साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड होता है। ये जॉइंट पे कंटिन्यूसली एक्शियल लोड आता है। अगर हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होगी, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, हमारी जो नी के आसपास की जो मसल्स हैं जिससे हमारा नी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, अगर ये मसल्स स्ट्रांग होगी तो डिजनरेशन उसमें नहीं होगा, और डिजनरेशन नहीं होगा, कार्टिलेज ये घिसेगा नहीं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा नहीं। पर हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग कभी हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है। मीन्स व्यक्ति नई नई गाड़ी खरीदता है तो उसको टाइम पे सर्विस कराता है जी। एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद बोलता है अरे मेरी गाड़ी की सर्विसिंग आ गई है, वो प्रॉपर सर्विस सेंटर जाता है, सर्विसिंग कराता है, उसका ध्यान रखता है। ये शरीर हमें फ्री में मिला होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसका ध्यान रखते ही नहीं है। लोग जब दर्द आता है तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे जी। या तभी वो अपने शरीर के प्रति अवेयर होंगे। आदमी को घुटने में दर्द होगा तब वो फिर गूगल पे सर्च करेगा कि मेरे को घुटने में दर्द है, इससे कैसे बचा जाए। अगर लोग पहले से ही अवेयर होंगे कि भाई घुटने के दर्द से, सर्वाइकल से, लंबर से या डिस्क प्रोलैप्स से हम कैसे बच सकते हैं, पहले से ही लोग अगर अवेयर होंगे तो उनको ये शारीरिक समस्याएं नहीं आएगी। घुटने की मांसपेशियां वीक हो जाती है, धीरे धीरे डिजनरेशन होता है तो घुटने का दर्द आता है। जनरली हम 50 साल से ऊपर के लोगों को बोलते हैं कि भाई आप नीचे ना बैठें, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करें, मतलब आप आलती पालती मार के ना बैठें, नीचे ना बैठें। आप जनरली अपने घुटनों की हाइट से लोअर सरफेस पे ना बैठें, क्योंकि 50 साल बाद में आपका जो सिनाइल डिजनरेशन है, बॉडी का जो डिजनरेशन है वो बढ़ जाता है और अर्थराइटिस की समस्या फिर बढ़ने लगती है। तो एक तो लोअर हाइट पे 50 साल के बाद एटलीस्ट आपको नहीं बैठना है। रोज एटलीस्ट 1 घंटा आपको वॉक करना है। 1 घंटा कंटिन्यू आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो 15-15 मिनट में उसको आप ब्रेक इवन में तोड़ लीजिए कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को आप जो है वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई भी आप दिन भर में 1 घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं, अपने घुटनों की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे ये कार्टिलेज एक साइड का घिस जाता है, ये मीडियल कॉन्डाइल इधर से स्पेस कम हो जाती है, वो इधर का ही कार्टिलेज रह जाता है और ये जैसे ही ये दोनों जो है हड्डियां आपस में पास में आती है, वो रगड़ खाने लगती हैं। हाँ। ऑस्टियोफाइट्स निकल जाते हैं और व्यक्ति को बहुत असहनीय दर्द होता है। जो कट की आवाज आती है, इसी कट की आवाज आती है, वो हड्डी के रगड़ की वजह से ही जो है उसकी आवाज आती है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, व्यक्ति को दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि अब तो उसको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, या एक्चुअल में उसका सही टर्मिनोलॉजी है कि नी रिसर्फेसिंग सर्जरी उसको करानी पड़ेगी। हाँ। लेकिन व्यक्ति को यहाँ पे भी हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एक्सरसाइज के थ्रू, ये अगर उसका लेटरल कार्टिलेज बचा भी है, एक साइड का घिस भी गया है, तब भी हम नी को उसको अलाइन करके, मस्कुलर बैलेंसिंग करके एटलीस्ट उसको पेन फ्री लाइफ जीने में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तब अगर व्यक्ति का पूरा ही ये कार्टिलेज घिस गया है, दोनों ही कोंडाइल मिल गए हैं, पूरा ही ये कार्टिलेज खत्म होने के बाद पूरी हड्डी ऐसे चिपक गई है, उसी केस में सिर्फ जो है व्यक्ति को
जो है अपना नी सरफेसिंग सर्जरी के लिए जाना चाहिए, वो आइडियल केस होता है, क्योंकि उसमें फिर फिजियोथेरेपी से भी काम नहीं चलेगा, तब व्यक्ति को जाकर के और बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है, हमारी लास्ट स्टेज वो है एक्सट्रीम कि, स्टेज है। बाकी नहीं तो हाँ, फिजियोथेरेपी से आप लेकिन ठीक कर सकते हैं। अगर व्यक्ति स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत दर्द अगर होने लगा उसको हाँ। पैर में चलने में, हाँ। और व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंच जाए और उन्हें बताए कि मुझे ये दर्द है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको नी को वापस अलाइन करके और जो मसल वीक है उसको स्ट्रांग करेंगे, जो टाइट हो गई है उसको रिलीज करेंगे, नी को अलाइन करेंगे, और वो एक्सरसाइजेस के थ्रू, पेन मॉडलिटीज के थ्रू और नी स्ट्रेंथिंग के थ्रू उसको जो है घुटने को वो घुटने के दर्द से आपको वो आराम दिला सकते हैं। वो कुछ लोग इसमें बोलते हैं इसमें लिक्विड कुछ होता है, तो लिक्विड खत्म हो गया और फिर वो जनरेट नहीं होता है। नहीं, वो धीरे धीरे डिजनरेशन की वजह से ऐसा होता है। यहाँ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, हाँ। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है और वो उसको लुब्रिकेशन का काम करता है, तो वो कार्टिलेज और वो साइनोवियल फ्लूइड दोनों मिलके उसको रगड़ खाने से बचाते हैं। अच्छा। तो समय के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो कम होने लगता है। तो अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, हमारे वेट का ध्यान रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। खान पान में क्या मतलब? आप अगर हेल्दी फूड लेंगे, मतलब जंक फूड आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप जंक फूड लेंगे, आप ज्यादा फेट वाला खाएंगे, आपका वेट बढ़ेगा, तो इस घुटने पे एक्शियल लोड बढ़ेगा। मतलब ये है कि जैसे आपका 10 किलो वजन अगर बढ़ा, तो इस घुटने पे 40 किलो लोड आपने बढ़ा दिया। मतलब आपका 1 किलो वेट इस पे 4 गुना पड़ता है। मतलब आपने 1 किलो बढ़ाया तो इस पे 4 किलो फोर्स आपने बढ़ा दिया, तो ये और ज्यादा रगड़ खाएगा और ज्यादा घिसेगा, इस पे एक्शियल लोड बढ़ेगा। आपकी धीरे धीरे जैसे 50 साल आपकी के पार आपकी एज हो गई, आपने एक्सरसाइज आप बिल्कुल करते नहीं, आपने किसी फिजियो को दिखाया नहीं, एक्सरसाइज खुद भी नहीं करते, मतलब ना तो आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं ना खुद सर्विसिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये मांसपेशियां जो एक्शियल लोड से घुटने को बचाती है, मतलब ऐसा जो सीधा फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, जो मांसपेशियां इसको बचा रही है, ताकि वो मांसपेशियों से भी फोर्स ट्रांसफर होता है, लेकिन वो मांसपेशियां वीक हो गई, सारा लोड इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब एक्शियल जो फोर्स है वो घुटने पे ज्यादा पड़ रहा है, ये कार्टिलेज और ज्यादा घिसेगा और जल्दी आर्थराइटिस हो जाएगा। इसलिए आपका वेट रिडक्शन भी, आपका वेट भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है इस घुटने की जान बचाने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब ने, हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि जंक फूड आप अवॉइड करें और अपने बच्चों को भी अभी से खिलाना बंद करें, क्योंकि आपने देखा कि जब आपका 1 किलो वेट बढ़ता है तो घुटने के ऊपर सीधा सीधा उसका 4 गुना अर्थात 4 किलो का वेट का लोड पड़ता है। इसलिए जंक फूड अवॉइड करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल ये कही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब मैं ये आपकी जो डेजिग्नेशन है फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, तो एक तो ये कायरोप्रैक्टर क्या चीज होती है और दूसरा एक ऑस्टियोपैथी क्या होता है, ये दोनों चीजों में बड़ा हमारे दर्शकों को, हम लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि क्या चीज होती है। जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आजकल एक ये नई विधा अपने यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। जी। हमारे यहाँ जो है फिजियोथेरेपी ही सिलेबस में इन जनरल है। जो कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी, ये दोनों भी फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कोई यूरोपियन ट्रीटमेंट्स हैं, बाहर के ट्रीटमेंट्स हैं। हमारे यहाँ इन जनरल हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इनको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ाया जाता है। अभी अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुआ है कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। तो ये तीनों ही फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम स्पेशलाइज्ड इन कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। I had done masters in neuro in physiotherapy. Okay. Also, I am master in chiropractic and I am also a osteopath. तो तीनों ही ब्रांचेस मैंने पढ़ी है और तीनों ही ब्रांचेस जो हैं ये फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तीनों ही गजब की विधा है और व्यक्ति अगर ये तीनों विधा में अगर स्टडी करता है या इन तीनों विधाओं में अगर वो जो है इसकी एजुकेशन लेता है, तो पेशेंट को वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि उसमें आपका मेन्यू ऑप्शन बहुत बड़ा हो जाता है कि आप पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट मोड से आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन तीनों का फिलॉसफी अलग अलग है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को अब मुझे क्या देना है, कौन सी विधा से मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इधर आई हैव टू चूज फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी या द कॉम्बिनेशन अप्रोच। सो हमारे क्लिनिक में एडवांस फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक उज्जैन में हम लोग इन तीनों ही विधा को कंपाइल करके और हम ट्रीट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आर द मूवमेंट साइंटिस्ट
दे आर रिहैब स्पेशलिस्ट। मीन्स आपको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हुआ है या आपको पैरालिसिस हुआ है, कुछ भी आपको ऐसी समस्याएं हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे, आपके मूवमेंट वो रिस्टोर कर देंगे। अच्छा। मतलब कि आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है, आपका फ्रैक्चर हुआ है, आप आईसीयू में हैं, आपको कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको पैरालिसिस हुआ है, आपको न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, जो है आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये फिजियोथेरेपी का एक बहुत वास्ट फील्ड है, अलग अलग फील्ड में हमारा स्पेशलाइजेशन होता है और हम पेशेंट को अलग अलग इंजुरी के पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड वे से हम फिजिकल मोड से एक्सरसाइज करा के, स्ट्रेचिंग्स करके, रिलीजेस करके, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ होती है डिफरेंट, आजकल तो बहुत ही एडवांस्ड मॉडलिटीज़ आ रही हैं, उससे हम जो है पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और पेशेंट आजकल बहुत जल्दी ये सब कॉम्बिनेशन अप्रोच से बहुत जल्दी ठीक हो ये जाता है। मसल वाला काम हुआ फिजियोथेरेपिस्ट का। हाँ, है मतलब ना? ओवरऑल फिजियोथेरेपी इज अ वास्ट ब्रांच। वास्ट। हाँ, ये फिर ये फिलॉसफी अलग है। कायरोप्रैक्टर। यस, कायरोप्रैक्टर्स जो है उनका फिलॉसफी ऐसा होता है कि आपने अगर स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट कर दिया जी। तो बॉडी अपने आप अपनी हीलिंग कैपेसिटी से पूरी बॉडी को हील कर लेगी। जैसे कि ये घुटना अगर मिस अलाइन है, ये वेरस में है, वेल्गस में है, ये टिबिया का रोटेशन अगर गड़बड़ हो गया, तो इसका करेक्शन हम कायरोप्रैक्टिक मेथड से करेंगे। अच्छा। हम पहले इसको असिस्ट करेंगे कि टिबिया टिल्टेड है, रोटेटेड है, या उसका डायरेक्शन किधर है, या पेशेंट को नी में पेन आ रहा है, हिप में पेन आ रहा है, एंकल में पेन आ रहा है, तो एक किस मिसअलाइनमेंट की वजह से है। अच्छा। तो जो मिसअलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट का काम हम कायरोप्रैक्टिक मेथड से करते हैं। कायरोप्रैक्टिक में पूरा स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट हम करते हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट करते हैं, पेल्विक का अलाइनमेंट करते हैं, पेरिफेरल जॉइंट्स का अलाइनमेंट करते हैं। जैसे ही हम अलाइनमेंट करते हैं पेशेंट फील्स वेरी गुड। इट्स अ मैनिपुलेटिव साइंस कि हमने मैनिपुलेशन किया, जॉइंट में थ्रस्ट दिया, इट्स अ थ्रस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट जो कि आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोग मतलब जो कड़क कड़क के बोले सर वो आवाज़ जो आती है उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स अ मैनिपुलेशन एक्चुअली, कि जो जॉइंट मिसअलाइन था आपने उसको थ्रस्ट दिया, उसको अलाइन कर दिया, नाउ जॉइंट की फंक्शनिंग प्रॉपर हो गई। तो अब बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी, अगर वहाँ कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या कुछ है और कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, अंडरलाइन प्रॉब्लम है, तो उसको बॉडी खुद ही हील कर लेगी। तो ये जो अलाइनमेंट वाला, जो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट वाला जो पार्ट होता है, दैट्स अ कायरोप्रैक्टिक। इट्स अ स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट, इट्स अ मैनिपुलेटिव साइंस। अच्छा जी। और ये ऑस्टियोपैथी? यस, ऑस्टियोपैथी भी एक फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑस्टियोपैथी की फिलॉसफी ऐसी होती कि आप ट्रीट द होल बॉडी एज अ वन यूनिट। आप पूरी बॉडी को एक सिंगल यूनिट मान के चलिए। अच्छा। आपके अगर मान लीजिए कि आपके सिर में दर्द आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर में ही प्रॉब्लम है या हेड में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में ही प्रॉब्लम है। माइट बी पॉसिबल कि उसका एक विसरल कॉज भी हो सकता है, माइट बी वो आपके गैस्ट्रिक की वजह से भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं मतलब सिम्टम कहीं और आ रहे हैं और उसका कॉज कहीं और हो सकता है, तो यू हैव टू सर्च द होल बॉडी। अच्छा। तो इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू काइंड ऑफ मेथड, ट्रीट द होल बॉडी एज वन यूनिट। ऐसा ऑस्टियोपैथी का फिलॉसफी है। पूरी बॉडी को एक यूनिट मान के चलते हैं, पूरा स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब पूरा असेसमेंट करते हैं, रूट कॉज सर्च करते हैं। मतलब पेशेंट का सिम्टम भले कहीं और भी आ रहे होंगे, हमको रूट कॉज कहीं और मिला तो भी हम उस रूट कॉज को ट्रीट करेंगे और पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे एंड पेशेंट फील वेरी गुड। मीन्स मान लीजिए कि सिर में दर्द है और रूट कॉज हमें फुट में मिला है और वहाँ ट्रीटमेंट किया और व्यक्ति का सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। और व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये कैसे हुआ, बट इट्स अ ऑस्टियोपैथिक टेक्निक। तीनों ही विधाएं बहुत गजब की है और बहुत गजब के रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब आपका तो खैर इन तीनों ही विधाओं में जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छा हाथ है और आपके पास तो विदेश से पेशेंट भी उज्जैन में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं जैसा आपने बताया था। ये जो कायरोप्रैक्टर वाली जो बात है, इसमें एक आध कोई अलाइनमेंट का कोई केस आप हमें सुनाइए। एक्चुअली इसको थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस तरह का अलाइनमेंट से। जी, कायरोप्रैक्टिक में क्या है कि मिसअलाइनमेंट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स आपको हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका पेल्विक मिसअलाइन था। मीन्स जैसे कि आपका व्यक्ति जो है रोज पर्स जो है पीछे वाली पॉकेट में रखता है और उसका पेल्विक धीरे धीरे टिल्ट हुआ और पेल्विक एक साइड से टिल्ट हो गया और उसका जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ। तो अब माइट भी उसको पेन आएगा, बैक में पेन आएगा या उसको वो पेन ऊपर तक जाएगा, लंबर एरिया तक जाएगा। तो
अब उस पेल्विक को अलाइनमेंट चाहिए कि वो पेल्विक अगर ऐसा रोटेट हो गया है, एक एक जो पेल्विक है हमारा, ये जो यहाँ की जो बोन होती है, वो पेल्विक की जो बोन है, जो इधर कूल्हे की जो ऊपर की जो दोनों हड्डियां होती है, मान लीजिए कि वो एक ऐसे खिसक गई है, मतलब पोस्टीरियर इन्फीरियर चली गई है, एक एंटीरियर सुपीरियर चली गई है, तो अब आप उसको जब तक अलाइनमेंट नहीं करोगे तब तक ये बैक पेन ठीक नहीं होगा। आप उसको अलाइनमेंट कर दीजिए, जैसे ही आपने बॉडी को अलाइन किया वो बैक पेन आपका ठीक हो जाएगा। अगर डिस्क में पेन आ रहा है या उस मिस अलाइनमेंट की वजह, मतलब डिस्क में भी, जैसे कि ये आपका जो है L4 है, ये L5 है, मान लीजिए ये बीच में डिस्क है, इधर से लेटरल फोरामेन से नर्व जा रही है और इधर लेटरल प्रोट्रूजन हो गया है व्यक्ति को, यहाँ नस जो है दब रही है और यहाँ मिसअलाइनमेंट है और कंटिन्यूस पिंचिंग की वजह से व्यक्ति को पेन आ रहा है। हमने इसको जैसे अलाइन किया, ये पेन जो है व्यक्ति का बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो अलाइनमेंट है ये हम कायरोप्रैक्टिक मेथड से करते हैं। हमारे पास एक लेडी आई थी, उसका इधर का जो है डायमीटर बहुत ज़्यादा कम था, मतलब इधर से एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है यहाँ पे, वो नियर अबाउट उसका 3.5 या 3.8 समथिंग डायमीटर था। 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, उसका बाहर के स्टेट में भी जाके ट्रीटमेंट करा रही थी, वो 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी। उसका एक कहना था कि सर मैं रात को अगर टॉयलेट के लिए भी उठती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि मतलब मैं टॉयलेट तक जाऊँ भी कि ना जाऊँ, क्योंकि नीचे पैर रखा भयानक दर्द शुरू और मुझे दीवार पकड़ पकड़ के टॉयलेट तक जाना पड़ता है और फिर वहाँ से मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल से मैं रात को आ पाती हूँ, तो मुझे वो जाने में भी सोचना पड़ता है। ऐसी लेडी आई, हमने उसको ट्रीट किया, हमने हमारे तीनों ही मेथड से उसको ट्रीट किया, उसका स्पाइन अलाइन किया बाय कायरोप्रैक्टिक मेथड, ऑस्टियोपैथी के भी सेशन से उनको दिए, हमने फिजियोथेरेपी भी किया, हमने एक कंबाइंड अप्रोच उनको दिया और वो लेडी विद इन 10 सिटिंग्स उसके सारे पेन धीरे 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 कम होते गए, उसका स्टैंडिंग ड्यूरेशन, उसका वॉकिंग ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और 10 सिटिंग्स में वो बिल्कुल नॉर्मल होके घर गई हैं। मतलब ये जो एपिडायमीटर इतना कम होता है, इट्स अ वेरी वल्नरेबल, मीन्स मतलब रेड फ्लैग साइन लोगों को आने लगते हैं, मतलब इतना जो स्पेस यहाँ कम हो जाता है तो उसको ट्रीट करना भी बहुत मतलब मुश्किल रहता है, क्योंकि थोड़ी और अगर डिस्क अगर खसकी तो वो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है, तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। पर वो लेडी का केस हमने देखा कि वो ये सब विधाओं को कंबाइंड वे में डिलीवर करने से उसका पेन जो 2 साल से उसके लिए उठना बैठना लेटना सब बहुत ही मुश्किल था, बहुत अच्छा, वो लेडी 10 दिन में पेन फ्री होकर के घर 10 दिन में, ओनली 10 दिन में। तो वो लेडी आज भी बहुत अच्छी है, धार डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से आई थी एंड शी इज फाइन। अच्छा, एकाध कोई ऐसा केस, एकाध और कोई आप अनुभव अपना सुनाइए जिसमें बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि इसको सर्जरी के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है और वो आपके पास पहुंची और आपने उसको ठीक कर दिया, ऐसा कोई अनुभव है आपके पास? सर ऐसे अनगिनत केसेस हैं, जैसे जो मैं अनुभव अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें भी सर्जरी के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सीवियर केनाल स्टेनोसिस था, डिस्क बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स थी, एक्सट्रूडेड डिस्क थी। तो जब केनाल का इतना डायमीटर कम हो गया तो वो जो है व्यक्ति को कोई भी सर्जन देखेगा उस एमआरआई को तो वो यही कहेगा कि आप सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि सर्जरी के सिवा उसमें कोई विकल्प होता नहीं है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ट्रीट करना उनको बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी आजकल हमारे पास ये जो विधाएं हैं इनसे हम रोज कम से कम 10-15 पेशेंट 20 पेशेंट को रोज हम सर्जरी से बचा रहे हैं डेली। मतलब नी की सर्जरीज, जो है स्पाइन की सर्जरीज, मतलब इनन्यूमरेबल पेशेंट्स हैं जिनको स्पष्ट सर्जन्स ने बोल दिया कि नहीं आपका जो है घुटने में भी आपका सर्जरी के सिवा कोई विकल्प नहीं है, या आपका सर्वाइकल में कोई या लंबर में आपको डिस्क प्रोलैप्स इतना ज़्यादा है कि आपका ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उन पेशेंट्स को भी हमने ठीक करके पेन फ्री करके भेजा है और स्टिल दे आर वेरी हैप्पी। और मतलब हमको कैसे पता चलता है कि वो आज भी अच्छे हैं, वो अपने रिलेटिव्स को अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, तो वो बड़ा खुश होके वो भेजते हैं। कई तो मतलब उनको एक दिन का किराया देके भेजते हैं कि एक बार वहाँ जाके आप दिखा लीजिए, आप सर्जरी से बच जाएंगे। तो लोगों को हम सर्जरी से अगर बचा रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेशेंट तो आपको बिल्कुल भगवान जैसा ही ट्रीट करेगा उस मामले में, क्योंकि जब सर्जरी का बोल दिया गया और आपने उसको 10 सिटिंग में ठीक कर दिया जी। तो दर्शकों, हमने अभी देखा, डॉक्टर साहब से भी बात किया, डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल जी से, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातों को समझाया। शॉर्ट में मैं उसकी एक समरी आप लोगों को बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि जंक फूड खुद और अपने बच्चों को खिलाना बंद करें। दूसरी चीज, जो युवा पीढ़ी पर्स, हेवी पर्स, मोटे मोटे पर्स अपनी पिछली पॉकेट में रखती है, वो रखना बंद कर दे। मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें
और साथ में घूमें, प्रतिदिन 1 घंटा घूमें। ये 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी सुधर सकती है। तो आपको सर्जरी और दवाओं के खर्चों से, इन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत ही उपयोगी बातों से सबको लाभान्वित किया है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ आपने हमें अपनी बात इतनी सारी जनता तक, लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया अभय न्यूज़ के माध्यम से। और क्लिनिक में तो क्या होता है कि हम जो पेशेंट हमारे पास आए, हम उन्हीं को अवेयर कर पाते हैं कि आपको ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा जी। उठना चाहिए। जी, उन्हीं जो आया उसी वही अवेयर हो पाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंच करके उनको ये सिखा सकते हैं, ये हम मैं आज बता पा रहा हूँ कि भाई आप ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स होने से बच सकते हैं। आप अगर अपने डेली रूटीन का ध्यान रखेंगे तो आप नी पेन से बच सकते हैं। आप पीछे पॉकेट में कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि पीछे पर्स रखते हैं, तो पर्स रखने से क्या होता है कि पेल्विक मिसअलाइंड हो जाता है, बैक पेन आता है, सही। या वहाँ पीछे एक पाइरिफॉर्मिस मसल होती है, उसके नीचे से सciatic नर्व गुजरती है, तो वो मसल टाइट हो जाती है, वो प्रेस करती है sciatic को, तो पूरा पेन ऊपर से नीचे तक जाने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि उसको डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। वो एक छोटी सी मसल की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही होती है, जो पूरा पेन रेडिएट कर रहा होता है, या पुट्ठे के पीछे से नीचे तक वो पेन जाता है। तो वो सिर्फ एक उनकी छोटी सी गलती कि वो पीछे पर्स रख रहे थे, वो पर्स रखने की वजह से वो जो है मसल टाइट हो गई और वो पूरा पेन रेडिएट करने लगा, और उनको जो है ऐसा लगने लगा कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, लेकिन वो सिर्फ वो छोटी सी गलती की वजह से। तो व्यक्ति अगर पीछे पर्स नहीं रखेगा तो उसको ये प्रॉब्लम होगी ही ना। कई महिलाएं ऐसी होती है जो एक कंधे पे बैग टांग करके चलती है, और बैग एक कंधे पे टांगा तो शोल्डर जो है ऐसा एलिवेट हो जाता है, धीरे धीरे उनको ट्रेपेजियस का पेन आने लगता है, सर्वाइकल का पेन आने लगता है। तो एक कंधे पे बैग ना टांगे, या तो उसको क्रॉस डाल लें, ठीक है। या बैकपैक दोनों कंधों पे एक साथ टांगे। तो ये सब चीजें अवेयरनेस वाली हाँ, चीजें ये हैं। सब छोटी-छोटी हाँ, बातें हैं, इनका ध्यान हम लोग मोबाइल रखें। आप सीधे रखें, हाँ। लेट करके काम नहीं करें, या लेट करके हाँ। मोबाइल नहीं देखें। हाँ। आप कई लोग आईटी प्रोफेशनल की आदत होती है बेड पे बैठ के लैप पे रख के लैपटॉप और वो काम करते हैं, ऐसा ना करें। तो ये जो अवेयरनेस वाली चीजें हैं, जो सिर्फ हम कुछ लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो आज आपके चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑल्सो थैंकफुल फॉर द अभय न्यूज़ ऑल्सो, कि आज उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें और अपनी बात को शेयर करने का मौका दिया। ठीक है बहुत डॉक्टर बहुत साहब, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएँ।